In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम चैप्टर 6 ग्रेविटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। थक के अपने जो गार्डन है, बाग है, उसमें रेस्ट कर रहे थे, आराम फरमा रहे थे। तो इतने में ऊपर से एक सेब गिरा, ठीक है, और उसके सर पे लगा। तो उसने सोचा ये सेब ऊपर भी तो जा सकता था, आसमान की तरफ क्यों नहीं गया, ये नीचे की तरफ ही क्यों आया। चीज़ों को फिर रिसर्च स्टार्ट किया। आखिर में ऐसा हुआ कि उसने जो है ना कि अहम और एक खूबसूरत लॉ पेश किया। उसे कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन साहब का सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता, शायद इतना मशहूर नहीं होता जितना उसके 3 लॉस और भी हमने पढ़े हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड एंड थर्ड लॉ। तो लॉ ऑफ मैकेनिक्स भी कहा जाता है इसके लॉस को। इसमें तीनों लॉस हम डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे और भी साइंस में, ना सिर्फ साइंस फिज़िक्स के अंदर बल्कि मैथमेटिक्स में भी न्यूटन का जो है ना बहुत सारे किरदार है जो मैथ्स वाले अच्छे से। न्यूटन साहब अपने जो है ना इस लॉ का जो दूसरा नाम भी है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इसको लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी कहा जाता है। और इसका स्टेटमेंट ये है, कायनात में हर एक चीज़ दूसरी चीज़ पे फोर्स एक्सर्ट करती है और कि जिसकी वजह से वो एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है। ये कहना था किसका, न्यूटन साहब का। अब इसके स्टेटमेंट को थोड़ा प्रॉपर करके पढ़ेंगे कि अब ये भी बात है ना, अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम भी तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, हमें भी तो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन छोड़, हम भी एक दूसरे के साथ चिपकने चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं है आखिर फेनोमेनन, इसका जवाब मैं आखिर में दूंगा कि हम एक दूसरे के साथ क्यों अट्रैक्ट नहीं हो रहे। अगर न्यूटन साहब का ये कहना है कि कायनात में मौजूद हर एक चीज़ दूसरी चीज़ पे फोर्स अप्लाई कर रही होती है। अब वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके प्रोडक्ट ऑफ मास के। लफ्ज़ प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई। यानी ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास के। जितना उसके मास ज़्यादा होंगे उतना ही उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी, उतना ही वो एक दूसरे पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे। इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी बारिश ज़्यादा होती है उतना पानी आता है ना। दिस इज़ द प्रोपोर्शनलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी को कहा जाता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए, एक चीज़ की क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए। जितना मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा उतना ही आप लोगों की मालूमात में इजाफा होगा। पढ़ा भी ज़्यादा रहा हूँ तो मालूमात में भी इजाफा ज़्यादा हो रहा है। अगर दो चीज़ों में इस तरह कंपैरिजन हो जाए तो हम उसको कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और मुझे बताए व्हाट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो इसी तरह उन्होंने बोला एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, कायनात में मौजूद हर एक बॉडी अट्रैक्ट्स, खींचता है एवरी अदर बॉडी, दूसरे बॉडी को विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ, एक कुव्वत के साथ, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, जितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जितना बॉडी के मासेस ज़्यादा होंगे उतना ही उन दोनों के दरमियान वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगी, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अब इन्वर्सली का मतलब समझे, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाए, हाँ वो इन्वर्स है। डायरेक्ट में एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ जाए। इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी में क्या होता है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाए। इसको क्या कहा जाता है, हाँ। अब इसका मतलब यूँ समझेंगे, जितना उन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही उन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी। डिस्टेंस बढ़ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। किस हिसाब से हो रही है, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के हिसाब से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी। तो इस बात को उन्होंने इस तरह लिखा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, ऊपर आप 1 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 1 के नीचे लिखेंगे आर के स्क्वायर के। ये जो आपके पास लिखा हुआ है बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है। एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस r है। r डिस्टेंस है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अब एक सेंटर से दूसरे सेंटर बॉडी के, अब ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। पहली बात
जितना इन दोनों बॉडी का ये दो बॉडी का मास ज़्यादा होंगे उतना एक दूसरे पे फोर्स ज़्यादा लगेंगी, और जितना इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होंगे उतना फोर्स कम हो जाएंगी। क्लियर है बात, समझ में आ गई? तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसको मैथमेटिकली आप जो है ना करेंगे तो कंसीडर टू बॉडीज, दो बॉडी हमने कंसीडर किया, आप मासेस m1 एंड m2, एक बॉडी का मास m1 है, दूसरी बॉडी का मास m2 है। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज r, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या अलर्ट किया हमने, r, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन्स की जो स्टेटमेंट है उसकी जो मैथमेटिकल जो फॉर्म है, पहली यहाँ पे दो आपको बॉडी नज़र आएंगे इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, उसका मतलब ये पूरा है। देखो, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट विद द फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड force is inversely proportional, force is inversely proportional to the distance, to the square of the distance between their centers। ठीक है, हाँ, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो फोर्स। हाँ, ये बात समझ में? तो ये मैथमेटिकल है, ये रिटर्न फॉर्म में है, समझ में आए बात? इसी को देखे, देखो मैंने ऊपर लिखा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये पहले पार्ट को मैथमेटिकली इस तरह लिखेंगे, दूसरे पार्ट को मैथमेटिकली आप इस तरह लिखेंगे। पेपर में बिल्कुल जो क्वेश्चन ऊपर लिखा है ना मैंने, हाँ, स्टेट ये आपने लिखना है, ये नहीं आएगा पेपर में, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आएगा। नहीं, जवाब जिसका मैंने लिखा है उसी हिसाब से आप लिखेंगे पूरा। हाँ, यहाँ तक लॉ में है, लॉ में नहीं, ये पूरा लिखना है आपने, लॉ में आएगा। अब आपने दोनों, जब देखो किसी भी इक्वेशन के दो साइड सेम होते हैं, आप उसको कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने का तरीका ये होता है कि इन दोनों फोर्स की जगह पे सिर्फ एक फोर्स लिखेंगे, दोनों प्रोपोर्शनलिटी की जगह, इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनलिटी साइन, मतलब समझाए डायरेक्ट या इन्वर्स रिलेशन को शो करता है ये साइन। ये जो प्रोपोर्शनलिटी जो साइन है वो भी दो है, तो उसको भी हमने एक लिखना है। ऊपर हमारे पास क्या आएगा, m1 और m2, नीचे हमारे पास क्या आएगा, r²। ये कंबाइन फॉर्म है इन दोनों का, इक्वेशन 1 और 2 का कंबाइन फॉर्म ये है। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी को जब भी आप हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो इक्वेशन की साइन आ जाएंगी और दूसरा कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे जब भी इस प्रोपोर्शनलिटी को आप हटाएंगे तो दो चीज़ें आएंगी, एक इक्वेशन, हमेशा याद रखो फिजिक्स में, एक कोई ना कोई कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पर क्या होगा, जी। इस जी को क्या कहा जाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इस केस में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जाए, जी इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी वैल्यू कितनी है। देखा जाए 6.673 10 की एक्सपोनेंट -11 का मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट्स 0.0000000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10, फिर जाके आपने लिखना है 6 7 3। कितनी जो है ना छोटी वैल्यू है ये, कितनी छोटी वैल्यू है, इसका मतलब ये है, ये नंबर है, ये वैल्यू इतनी छोटी है कि हम अभी बैठे हुए हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। अब समझ में आया, मैंने आपको बोला था ये वैल्यू इतनी छोटी है कि अभी हम बैठे हुए हैं ना, मैंने आपको शुरू में बोला था हम एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, इसी वजह से, बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी इज वेरी स्मॉल, कि जिसकी वजह से हम जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो ज़मीन के मुकाबले में जो हमारे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं नेग्लिजिबल है, तभी हम ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट हैं। अगर आप ज़मीन से अलग होकर दिखाओ, अगर आप ज़मीन से जंप करेंगे तो आप दोबारा ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, बिकॉज द मास ऑफ अर्थ इज़ वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा है। अब ज़मीन का मास ज़्यादा होने की वजह से वी नो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ज़मीन का मास ज़्यादा होंगे तो ज़मीन की फोर्स बढ़ेंगी ना कि हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो हम कुछ न्यूमेरिकल ऐसे करेंगे जिसमें दो बंदे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और उन दोनों के दरमियान फोर्स कितनी लग रही है वो भी हमें पता चल जाएगा। फिलहाल मैं आपको ये समझा रहा हूँ, हमारी फोर्स एक दूसरे पे एक्सपीरियंस इस वजह से नहीं होता क्योंकि हम जो जी की वैल्यू है वो बहुत ही छोटी वैल्यू है, इस वजह से वो यू कैन कंसीडर इट नेग्लिजिबल। हाँ, लाजिमी आएगा। ये यूनिट है इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। असल में ये जी की वैल्यू है ना फोर्स का, हाँ
नहीं न्यूटन मीटर। फोर्स का न्यूटन है, आर स्क्वायर इस साइड पे जाएगा तो मीटर स्क्वायर, M1 और M2 नीचे आके kg स्क्वायर, यहाँ से इसका यूनिट बनता है। ठीक है, फिर खैर यूनिट पे हम बहस नहीं करेंगे। दिस इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू, जी रिमेंस कांस्टेंट। और एक और अहम बात, ये वैल्यू ऑफ जी है वो कायनात में जहाँ भी जाए इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। आज की क्लास यहाँ पे अख्तिताम होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कोशिश करेंगे तो अर्थ का जो मास है वो कितना है वो हम फाइंड करके दिखाएंगे, केजी में फाइंड करके दिखाएंगे। पूरे जो है ना अर्थ का मास केजी में कितना आ रहा है वो हम फाइंड करके दिखाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।